हेलो एवरीवन, आकार आईएएस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो इस लेक्चर में हम लोग द हिंदू न्यूज़पेपर है उसके इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स और उसके इम्पोर्टेंट एडिटोरियल्स का हम एनालिसिस करेंगे। देखेंगे कि जो हमारे अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं, जैसे आपका यूपीएससी होता है, जैसे आपका स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन होता है, या फिर और कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं, उनमें एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हम न्यूज़पेपर से क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हम पढ़ सकते हैं। हम थोड़ा बहुत उनसे रिलेटेड बैकग्राउंड देखेंगे, थ्योरी देखेंगे, और देखेंगे कि कैसे हम अपने प्री के लिए और मेंस के लिए एग्ज़ाम से इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स हम लोग देख सकते हैं। तो मेरा नाम है मृणाल कुमार। आज है 3 नवंबर, फ्राइडे। तो देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आए हैं। सबसे पहला आर्टिकल है आपका इलेक्टोरल बॉन्ड्स के बारे में, दूसरा है आपका गवर्नर एंड पेंडिंग बिल के बारे में, तीसरा है आपका कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, जिसे CBAM भी कहते हैं। उसके बाद इंडिया और यूएसए का और भी देशों का 2+2 डायलॉग के बारे में है। उसके बाद आपका आर्टिकल है बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में, और लास्टली आपका एक एक्सप्लेन सेक्शन में आया है आर्टिकल लेबर प्रोडक्टिविटी के ऊपर। तो सबसे पहले देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आए हैं आज। सबसे पहला है सुप्रीम कोर्ट सीक्स डेटा ऑन डोनेशंस थ्रू इलेक्टोरल बॉन्ड्स रिजर्व्स वर्डिक्ट ऑन स्कीम। तो सबसे पहले मैं आपको इसकी रेलेवेंस समझा दूं, कहाँ ये रेलेवेंट है। सबसे पहले तो प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या रेलेवेंट है कि जो इलेक्टोरल बॉन्ड की जो स्कीम है उसके डिटेल्स जैसे क्या है इलेक्टोरल बॉन्ड्स, क्या उसके प्रोविजंस हैं, कौन इशू करता है, कौन खरीद सकता है, क्या क्लॉजेज हैं। तो ये एक टाइप से शॉर्ट डिटेल प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद ये आर्टिकल आपका मेनली आपका मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, स्पेशली जो आपका GS2 का पॉलिटी वाला पार्ट है, पॉलिटी का पार्ट है, उसमें स्पेशली जब इलेक्टोरल रिफॉर्म्स और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात करते हैं, तो जब हम वहाँ पे पढ़ते हैं क्या क्या रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, क्या क्या इश्यूज़ हैं इलेक्शन के प्रोसेस में, ठीक है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट के बारे में, तो वहाँ पे उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये वाला आर्टिकल हमारे पढ़ने के लिए ज़रूरी है। तो वैसे हम ये वाला आर्टिकल हम लोग कल डिस्कस कर चुके हैं ऑन 2 नवंबर के वीडियो में। इस इलेक्टोरल बॉन्ड्स के बारे में हम लोग सब देख चुके हैं कि क्या है इलेक्टोरल बॉन्ड्स, क्या है, क्या फ़ीचर्स हैं इसके, क्या उसके कंसर्न्स हैं, क्या क्या इश्यूज़ हैं, ये सब हम देख चुके हैं। तो इस वाले आर्टिकल में बेसिकली आपका एक कोर्ट केस के बारे में बात हो रही है, जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के पास कुछ एक पार्टी पहुंची जिसने बोला कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स में जो एनोनिमिटी का क्लॉज है वो नहीं होना चाहिए, और जो डेटा है आपका इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम में वो पब्लिकली जारी करा जाना चाहिए। और किसके खिलाफ? ये गवर्नमेंट के अगेंस्ट था। तो गवर्नमेंट ने इस स्कीम को डिफेंड किया ये बोलते हुए कि नहीं, इलेक्टोरल बॉन्ड जो स्कीम है इससे कहीं ना कहीं ट्रांसपेरेंसी प्रमोट होती है, इससे काफ़ी ज़्यादा कैश ट्रांजैक्शंस कम हुए हैं, एंड काफ़ी ज़्यादा आपके फॉर्मल चैनल्स से आपका इलेक्टोरल फंडिंग हो रही है। तो कहीं ना कहीं आपके इलेक्टोरल बॉन्ड्स के माध्यम से आपका ब्लैक मनी का जो इशू होता है इलेक्टोरल फंडिंग में वो बहुत कम हो गया है। तो सरकार ने अपना ये कह के डिफेंस दिया, और इसी के चलते सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को बोला कि जो डेटा है इलेक्टोरल बॉन्ड्स का, उससे रिलेटेड किसने कितना कंट्रीब्यूशन दिया वो सामने लाया जाए। और इसी बीच में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने और फर्दर इलेक्टोरल बॉन्ड्स अभी जारी कर दिए हैं, ताकि और लोग उन बॉन्ड्स को इशू कर सकें और अपने पॉलिटिकल पार्टीज़ को फंड कर सकें। तो ये बेसिकली बता रहा है आर्टिकल, ये है पूरा इस आर्टिकल की समरी। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पढ़ना है। तो ये वाला जो आर्टिकल है इसके पीछे बेसिकली जब इलेक्टोरल बॉन्ड्स पढ़ते हैं तब मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको क्या क्या पढ़ना की ज़रूरत है कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स हैं उनका क्या इम्पैक्ट आया है, क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट आया है, और क्या कहीं ना कहीं एक नेगेटिव इम्पैक्ट आया है। इसके अलावा इलेक्टोरल बॉन्ड्स की क्या लिमिटेशंस हैं एंड क्या वे फॉरवर्ड्स हैं, ये आपको पढ़ने की ज़रूरत है जब आप एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, स्पेशली मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इलेक्टोरल बॉन्ड्स पढ़ें। उसके लिए आप ये वाला रेफ़र कर सकते हैं। अब उसके बाद आता है केरला गवर्नमेंट मूव्स सुप्रीम कोर्ट अगेंस्ट द गवर्नर ओवर द पेंडिंग ऑफ बिल्स।
तो ये वाला आर्टिकल क्या कहता है कि हमें पता है, ये सबसे पहले मैं इसकी आपको रेलेवेंस समझा दूं। रेलेवेंस में ये आपका प्री के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, प्री के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि इसमें कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स के बारे में बात हो रही है। तो आपको पता होने चाहिए कि कौन कौन से आर्टिकल्स हैं जो कि स्टेट गवर्नमेंट को, स्टेट लेजिस्लेचर और स्टेट एग्जीक्यूटिव को से रिलेटेड हैं, ठीक है। उससे रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चंस प्री में पूछे जा भी चुके हैं। एंड आपके जो मेंस वाले जो है टॉपिक, उसमें आपका ये भी GS2 का टॉपिक है। GS2 में जो आपका आता है फंक्शंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ यूनियन एंड स्टेट्स, इश्यूज़ एंड चैलेंजेस ऑफ फेडरल स्ट्रक्चर हो गया आपका, एक तो ये वाला हो गया। और उसके बाद हो गया जैसे आपका यूनियन एंड स्टेट लेजिस्लेचर हो गया, स्ट्रक्चर हो गया, फंक्शनिंग हो गया, कंडक्ट ऑफ बिजनेस हो गया। ये सारी चीज़ें के टर्म्स में इंपॉर्टेंट है। एंड आपका जो अलग अलग एग्जीक्यूटिव बॉडीज़ हो गई सेंटर स्टेट के, उस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पढ़ने की ज़रूरत है। इसमें भी स्पेशली आपका जो सेंटर स्टेट रिलेशन है, सेंटर स्टेट रिलेशन में भी जो गवर्नर से रिलेटेड इश्यूज आते हैं, ये आर्टिकल उस चीज़ के बारे में बात करता है। तो काफ़ी सारे इश्यूज होते हैं स्टेट गवर्नमेंट और गवर्नर के बीच में। उनमें से एक होता है आपका बिल्स के ऊपर एक इशू आता है कि स्टेट लेजिस्लेचर ने कोई बिल पास किया एंड गवर्नर ने उसमें कोई ना कोई इशू क्रिएट कर दिया, या फिर बिल जो है कॉन्स्टेंटली डिले कर रहे हैं या फिर प्रेसिडेंट को रेफ़र कर रहे हैं, जिसकी वजह से स्टेट गवर्नमेंट बिल पास नहीं कर पाती है। तो ये इस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये वाला आर्टिकल पढ़ना है। तो ये वाले इस वाले पर्टिकुलर आर्टिकल में आपकी क्या बात हो रही है, इसमें बोला है गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान हैज़ फेल्ड टू एक्सरसाइज हिज कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स एंड ड्यूटीज इन होल्डिंग द बिल्स पास्ड बाय स्टेट असेंबली फॉर अ लॉन्ग एंड इंडेफिनाइट पीरियड। तो देखिए हुआ क्या है, केरला गवर्नमेंट ने कुछ कानून पास करवाने चाहे एंड बिल्स को पास करने के अलग अलग तरीके होते हैं, ठीक है। कि जैसे आपके फर्स्ट हाउस में पास होता है, रीडिंग होती है, स्क्रूटनी होती है, वोटिंग होती है पहले हाउस में, फिर सेकंड हाउस में जाता है, उसके बाद आपका गवर्नर या फिर प्रेसिडेंट के पास जाता है। जब गवर्नर या प्रेसिडेंट अपना सिग्नेचर देता है, असेंट करता है बिल को, कहता है कि हाँ मैं अप्रूव करता हूँ, तब जाके कोई भी बिल जो है आपका लॉ बनता है, लॉ या फिर एक्ट बनता है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो गवर्नर के पास अथॉरिटी है अपना असेंट देने की, गवर्नर उस असेंट को विदहोल्ड कर रहा है, ठीक है, अपना असेंट नहीं दे रहा है एंड जो बिल है काफ़ी लंबे समय तक के लिए रोके रख रहा है। तो इससे जो कानून पास करना चाह रही है सरकार, वो नहीं कर पा रही है, ये इसमें बोला गया है। अब इसमें कीवर्ड की बात हुई आपकी स्पेशल लीव पिटीशन की, केरला गवर्नमेंट ने स्पेशल लीव पिटीशन के द्वारा इस चीज़ को एड्रेस करी है। अभी हम आगे वाली स्लाइड्स में देखेंगे कि क्या है। उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट है, सरकार ने स्टेट केरला गवर्नमेंट ने क्या आर्गूमेंट दिया है इस आर्टिकल में, दैट द गवर्नर हैज सबवर्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड एक्टेड इन एन आर्बिट्ररी मैनर कीपिंग बिल्स पास्ड बाय द असेंबली फॉर एन इनडेफिनाइट पीरियड। तो कहीं ना कहीं संविधान का उल्लंघन हो रहा है कि जो स्टेट गवर्नमेंट कानून पास करना चाह रही है, गवर्नर उसको पास नहीं होने दे रहा है और उसको बहुत लंबे समय तक रोके रख रहा है, ठीक है। इट ऑल्सो sought to get a declaration from the apex court that governor was bound to dispose every bill present within a reasonable time। तो सरकार ने एक तो ये कहा और सरकार ने कोर्ट से भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट जो है गवर्नर को डायरेक्शन दे कि जो गवर्नर है जल्दी से जल्दी अपने बिल्स को पास करवाएं, ठीक है, ये चीज़ थी। तो अब असल में हुआ क्या है कि अभी तक 8 बिल जो हैं केरला सरकार ने पास करवाने चाहे, उनमें से 3 बिल जो हैं गवर्नर ने 2 साल के लिए अभी तक रोक के रखे हैं और उनमें से 3 जो है 1 साल के लिए रोक के रखे हैं, ठीक है। तो इससे कहीं ना कहीं जो आपका लोगों का डेमोक्रेटिक मैंडेट है, कहीं ना कहीं वो सबवर्ट हो रहा है और आपको जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स हैं जैसे रूल ऑफ लॉ है, गुड गवर्नेंस है, वो नेगेटिवली इम्पैक्ट हो रहा है। अब इसको डिफेंड करते हुए गवर्नर की क्या क्या पावर्स हैं, देखिए उसके बारे में बात हुई है। उसके बारे में कौन सा आर्टिकल डिस्कस होता है, आर्टिकल 200, ये भी हम अगली स्लाइड में डिस्कस करेंगे। आर्टिकल 200 क्या कहता है कि जो गवर्नर के पास पावर है किसी भी बिल में असेंट देने की या फिर अपना असेंट विदहोल्ड करने की या फिर सिर्फ ही कैन सिट ऑन द बिल, तो ये एक टाइप से गवर्नर का एक टाइप से कॉन्स्टिट्यूशन में दे रखा है, इट इज़ हिज एब्सोल्यूट डिस्क्रिशन
तो गवर्नर कहता है कि देखिए मैं वही कर रहा हूँ जो कौन संविधान ने मुझे ताकत दी है, एंड आप ये मुझे नहीं कह सकते कि मैं संविधान के अगेंस्ट में जा रहा हूँ। तो बेसिकली ये पूरा का पूरा ये इशू है जो कि इस आर्टिकल में बात की जा रही है। तो अब हम देखते हैं कि गवर्नर की क्या क्या पावर होती हैं जब स्टेट बिल के बारे में हम देखते हैं। ठीक है, तो इससे पहले क्या होता है कि मान लीजिए स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है एंड आपका स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल है, तो कोई ना कोई भी बिल जो है आपका यहाँ पे ओरिजिनेट होता है, यहाँ पे पास होता है, वोटिंग होती है, मेजॉरिटी में वोट होता है, उसके बाद आपका स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल में होता है, यहाँ से भी वोट होता है और पास हो जाता है। इसके बाद बिल जाता है आपका गवर्नर के पास। ठीक है, गवर्नर के पास अब क्या क्या ऑप्शंस होते हैं उस बिल से रिलेटेड वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले आर्टिकल 200, ध्यान में रखिएगा ये वाले इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, आपको अपने स्टेट के लिए और यूपीएससी के लिए के प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो इनको ध्यान से देखिएगा। तो आर्टिकल 200 क्या कहता है हमारे भारत के संविधान का, आउटलाइन द प्रोसेस फॉर अ बिल पास बाय द लेजिस्लेटिव असेंबली प्रेजेंटेड बिफोर द गवर्नर फॉर असेंट, हु मे आइदर असेंट, withhold the assent or reserve the bill for consideration by the president। तो आर्टिकल 200 कहता है कि भैया सरकार जो गवर्नर है उसके पास 3 ऑप्शन होते हैं। 3 ऑप्शन ये होते हैं कि सबसे पहले या तो बिल को पास कर दे अपना सिग्नेचर देके, या तो बिल को रोक दे अपना सिग्नेचर ना देके, या फिर बोल दे कि ये इस वाले बिल पे मैं डिसीजन नहीं लूँगा, ये वाला बिल मैं भेज रहा हूँ प्रेसिडेंट के पास, प्रेसिडेंट बताएगा कि इस बिल में आगे क्या होना है। तो ये 3 ऑप्शन होते हैं गवर्नर के पास कोई भी बिल से संबंध में। और गवर्नर में ऑल्सो रिटर्न द बिल विद अ मैसेज रिक्वेस्टिंग रिकंसिडरेशन। तो इन तीनों ऑप्शन के अलावा गवर्नर के पास एक और ऑप्शन होता है, कहता है गवर्नर को लगता है कि हाँ इस बिल में कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको सुधार की ज़रूरत है, तो गवर्नर बिल वापस भेज देता है अपने लेजिस्लेचर में एंड बोलता है ये कुछ कुछ पॉइंट्स हैं, इन पे आप रिकंसिडर करिए, इन पे आप विचार विमर्श करिए और फिर से आप सोच समझ के मेरे पास बिल भेजिए। ये होते हैं 4 ऑप्शन। उसके बाद आता है आर्टिकल 201, इट स्टेट्स दैट व्हेन अ बिल इज रिजर्व फॉर कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट में असेंट और विदहोल्ड द असेंट। तो मान लीजिए कि गवर्नर है, उसके पास 3 ऑप्शन हैं, 3 में से एक ऑप्शन में उसने चूज़ किया कि प्रेसिडेंट को मैं भेजना चाहता हूँ बिल। ठीक है, प्रेसिडेंट को उसने बिल भेज दिया। अब प्रेसिडेंट के पास भी 2 ऑप्शन है, या तो बिल को पास कर दें, असेंट दे दें, या फिर बिल को पास ना करें, या फिर अपना विदहोल्ड कर दे असेंट। प्रेसिडेंट में ऑल्सो डायरेक्ट द गवर्नर टू रिटर्न द बिल टू द हाउस और टू द फॉर दिस रिकंसिडरेशन, या फिर प्रेसिडेंट चाहे तो गवर्नर को बोल सकता है वापस कि देखिए इस बिल को रिकंसिडर करवाना चाहिए, इस बिल में कुछ सुधार करवाने चाहिए हमारे ओपिनियन में, तो स्टेट लेजिस्लेचर से को बोलिए कि वो इस बिल पे फिर से और रिकंसिडर करें। ये ऑप्शन आपका आर्टिकल 201 कहता है। तो अब बात करते हैं गवर्नर के पास ऑप्शंस क्या क्या हैं, जो कि हमने बात की, ही में गिव असेंट, ठीक है, वो या तो पास कर सकते हैं अपना सिग्नेचर करके, सेंड इट बैक टू द असेंबली, असेंबली को वापस भेज सकते हैं बिल को ताकि उस पर और कुछ चीज़ों पे सुधार की अगर ज़रूरत हो तो वो वापस भेज दिया जाए, रिक्वेस्टिंग इट टू रिकंसिडर और द सम प्रोविजंस ऑफ द बिल और द बिल इटसेल्फ, रिजर्व द बिल फॉर कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट, ये आपका पहला हो गया, ये आपका दूसरा हो गया, ये आपका तीसरा हो गया। रिजर्वेशन जो है बिल का, जब प्रेसिडेंट को कब कब बिल भेजना चाहिए, कुछ सिचुएशन में देखिए जब रिजर्वेशन फॉर प्रेसिडेंट किसका, बिल का, ठीक है। अब जैसे ये वाला जो ऑप्शन है इसके 2 केसेस होते हैं, ये होता है एक डिस्क्रिशनरी कि मान लीजिए गवर्नर को ऐसा लगा अपने सोच के हिसाब से कि हाँ ये प्रेसिडेंट को कंसिडर करना चाहिए, तो वो अपने हिसाब से कर सकता है, अपनी मर्जी के हिसाब से। और कुछ सिचुएशन में उसके ऊपर कंपल्शन होता है कि देखिए कुछ मामले ऐसे होते हैं कि अगर गवर्नर के पास अगर बिल आया और गवर्नर ने देखा ये कुछ बहुत इंपॉर्टेंट मामला है और संविधान कहता है अगर इस संबंध में कोई भी मामला गवर्नर के पास आएगा तो उसको प्रेसिडेंट को बिल भेजना ही भेजना है, मतलब ऑब्लिगेशन। ठीक है, तो किन किन सिचुएशन में ऑब्लिगेशन होती है, इट इज ऑब्लिगेटरी व्हेन द बिल पास बाय स्टेट लेजिस्लेचर इंडेंजर्स द पोजीशन ऑफ स्टेट हाई कोर्ट। गवर्नर कैन ऑल्सो रिजर्व द फॉलोइंग। तो क्या क्या सिचुएशंस होती हैं कि जब ऑब्लिगेटरी होता है गवर्नर को
प्रेसिडेंट को रेफर करना बिल, कि मान लीजिए अगर जो बिल है वो जो स्टेट का हाई कोर्ट है उसकी पोजीशन को खतरे में डाल रही है, जो हाई कोर्ट जुडिशरी को कॉम्प्रोमाइज़ कर रही है। ये क्यों है? क्योंकि यहाँ पे जो आपका सेपरेशन ऑफ पावर्स का जो प्रिंसिपल है वो वायलेट हो जाएगा। ठीक है, जो एक पिलर ऑफ आपका डेमोक्रेसी है वो दूसरे पिलर को की पावर नहीं कम कर सकती। ठीक है, यहाँ सेपरेशन ऑफ पावर्स होता है और आपका बैलेंस ऑफ पावर का प्रिंसिपल वायलेट होता है। तो जैसे ये हुआ तुरंत ये बिल जाएगा प्रेसिडेंट के पास। प्रेसिडेंट देखेगा कि अच्छा इसमें आपका कॉन्स्टिट्यूशन का यहाँ कहीं ना कहीं उल्लंघन हो रहा है, तो मैं देखूंगा। अगेंस्ट द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मान लीजिए कोई स्टेट गवर्नमेंट है वो संविधान के प्रावधानों के ही अगेंस्ट जा रहा है, के खिलाफ कोई ना कोई है, तो सीधे गवर्नर नहीं तो सीधे प्रेसिडेंट देखेगा। अगर कोई डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के खिलाफ है, क्योंकि ये भी कॉन्स्टिट्यूशन का ही एक टाइप से उल्लंघन है। अगेंस्ट लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री, मान लीजिए एक छोटा सा स्टेट है वो कोई ऐसा एक्शन ले रहा है जिससे पूरे देश खतरे में आ जा रहा है, तो वो गवर्नर नहीं देखेगा उस बिल को, उसको देखेगा कौन? प्रेसिडेंट। ऑफ ग्रेव नेशनल इंपॉर्टेंस, ये दोनों सिमिलर हैं। डील्स विद कंपलसरी एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी अंडर आर्टिकल 31A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये कुछ मामले हैं। अनदर ऑप्शन इज टू विदहोल्ड द एसेंट, बट इट इज नॉट नॉर्मली डन बाय अ गवर्नर बिकॉज इट वुड बी एन एक्सट्रीमली अनपॉपुलर एक्शन। अब सुप्रीम कोर्ट का क्या स्टैंड है एंड रिकमेंडेशन ऑफ द कमीशन। तो जो गवर्नर की पावर है बिल को लेके, बिल को असेंट देने के बारे में, विदहोल्ड करने के बारे में, इनडेफिनेटली उसके ऊपर उसको डिले करने के बारे में, उसमें सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना है, या कि जो अलग अलग कमीशंस अभी तक बैठे हैं उसमें उनका क्या क्या कहना है। क्योंकि देखिए यहाँ पे हमने गवर्नर को लेके कितने ऑप्शंस डिस्कस किए जो कॉन्स्टिट्यूशन में दे रखे हैं। ठीक है, या तो असेंट देगा, असेंट मतलब बिल को पास कर दिया, या तो विदहोल्ड रखेगा, विदहोल्ड मतलब असेंट नहीं दिया, सिग्नेचर नहीं दिया एंड बिल को डिक्लाइन कर दिया, या फिर रिकंसिडर करेगा। ठीक है, अपने जो हाउस है, जिस हाउस से आया है उस बिल को वापस भेज दिया। ठीक है, या फिर प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व कर दिया कि ये इंपॉर्टेंट मैटर है, ये प्रेसिडेंट को देखना चाहिए। लेकिन एक और चीज़ है, कॉन्स्टिट्यूशन इस बारे में कुछ नहीं कहता है। क्या होता है कि गवर्नर्स जो होते हैं अक्सर क्या करते हैं? डिले करते हैं, दे जस्ट सिट ऑन द बिल। देखिए कॉन्स्टिट्यूशन जो है यहाँ कहीं भी ये नहीं कहता है टाइम लिमिट। टाइम लिमिट के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन कुछ नहीं कहता है। कॉन्स्टिट्यूशन ये नहीं कहता है कितने दिनों में, कितने समय में असेंट देना होगा, या विदहोल्ड करना होगा, या रिकंसिडर करना पड़ेगा। तो जब टाइम लिमिट नहीं होती है तो गवर्नर्स के पास एक इनडायरेक्ट पावर होती है। इनडायरेक्ट पावर जो होती है, पहली बात तो ये कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दे रखी होती है, बट एक टाइप से विदहोल्ड कैसे करते हैं, टाइम लिमिट नहीं दे रखी है तो गवर्नर्स कहते हैं कि हाँ जब हमारी मर्जी होगी हम इसे तब असेंट देंगे, बट तब तक हम इस पर कोई एक्शन नहीं लेंगे। तो जब तक कोई एक्शन नहीं लिया जाता है तब तक वो बिल भी पास नहीं होता है। तो ये एक टाइप से आपका पांचवा ऑप्शन होता है जो कि इनडायरेक्ट होता है। तो जब तक ये होता है कोई भी बिल जो है पास नहीं होता है। तो मान लीजिए स्टेट लेजिस्लेचर पे कोई बिल पास करता है और गवर्नर जो है ये वाला ऑप्शन चूज करता है, तो ना ही हाँ कह रहा है ना ही ना कह रहा है। ये कह रहा है कि मेरा जब मन करेगा मैं तब इस पे एक्शन लूँगा, बट कब लूँगा इसका भी कोई गारंटी नहीं है। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा सा इशू बन जाता है। ये आपका सबसे बड़ा इशू की बात होती है और यही इशू की बात इस पूरे आर्टिकल में हो रही है। ये वाला जो आर्टिकल है इसी चीज़ के लिए काफ़ी ज़्यादा इश्यूज होते हैं। अब उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का क्या स्टैंड है। तो सुप्रीम कोर्ट जजमेंट इन नाबम रेबिया एंड बमंग फिलिक्स वर्सेस डेप्यूटी स्पीकर, ये आप ध्यान में रखिएगा। ये वाले जो सुप्रीम कोर्ट के केसेस होते हैं ये हो गया, ये डायरेक्टली आपके अक्सर प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं एंड आप इसको मेंस में
आप एग्जाम्पल के तौर पे अपना आर्गूमेंट को सपोर्ट करने के लिए लिख सकते हैं। जब भी आप गवर्नर की बात करेंगे या गवर्नर और बिल से संबंधित कोई भी आर्गूमेंट देंगे, आप वहाँ पे ये वाला जजमेंट बिल्कुल लिख सकते हैं। क्लैरिफाइड, तो इस जजमेंट में क्या बोला, गवर्नर्स डिस्क्रिशन अंडर आर्टिकल 200 इज लिमिटेड डिसाइडिंग वेदर अ बिल शुड बी रिजर्व और द प्रेसिडेंट कंसिडरेशन। तो बताया कि जो डिस्क्रिशन है ये अनलिमिटेड डिस्क्रिशन नहीं है, लिमिटेड है। यहाँ पे आर्टिकल 163 के भी बारे में बात करी कि सजेस्टिंग दैट ओनली मैटर्स एक्सप्रेसली परमिटिंग द गवर्नर टू एक्ट ऑटोनोमसली आर बियॉन्ड द परव्यू ऑफ जुडिशियल चैलेंज। उसके बाद देयरफॉर विदहोल्डिंग द बिल टू असेंट टू अ बिल इंडेफिनेटली इज कॉन्स्टिट्यूशनल। ध्यान में रखिए, यहाँ इस बिल में, इस वाले जजमेंट में बोला कि जब तक कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन स्पेसिफिकली नहीं कहता तब तक किसी भी बिल को हमेशा के लिए विदहोल्ड रखना, उस पर कोई एक्शन ना लेना, ये गैर संवैधानिक चीज़ है। ठीक है, गवर्नर्स एक्शन एंड इन एक्शन इन दिस रिगार्ड कैन बी सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू। तो अगर गवर्नर कोई एक्शन नहीं लेता है तो वो कोर्ट की कार्रवाई के अंडर आ सकता है। अब उसके बाद पंछी कमीशन ने 2010 में क्या कहा, रिकमेंडेड दैट इट इज नेसेसरी टू प्रिस्क्राइब अ टाइम लिमिट विद इन विच गवर्नर शुड टेक डिसीजन। तो पंछी कमीशन ने ये कहा कि पंछी कमीशन पहली बात क्या है, आपके सेंटर और स्टेट रिलेशन को कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है उसके ऊपर रिकमेंडेशंस थी। यहाँ पे बोला गया कि गवर्नर के पास एक टाइम लिमिट होनी चाहिए, इतने टाइम में ही उसको अपना डिसीजन देना है। उसके बाद नेशनल कमीशन फॉर रिव्यू ऑफ वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ने लेड डाउन अ टाइम लिमिट ऑफ 4 months विद इन विच गवर्नर शुड टेक अ डिसीजन वेदर टू ग्रांट असेंट और रिजर्व इट फॉर कंसिडरेशन। यहाँ पे बोला कि टाइम लिमिट होनी चाहिए, और जो NCRWC है वहाँ पे टाइम लिमिट भी दी, कितनी बोला कि 4 month एक अप्रोप्रिएट टाइम है जिसमें गवर्नर को एक्शन लेना चाहिए। It had also suggested the removal of the power of the government as provided in Article 200 to uphold the assent for a piece of legislation, reserve the bill for consideration for president except in cases stipulated in constitution। तो ये जो रिकमेंडेशंस हैं, देखिए सुप्रीम कोर्ट का क्या क्या स्टैंड है, पंछी कमीशन का क्या क्या स्टैंड है, आपका NCRWC ने इसमें क्या क्या बोला, ये आपको पता होने चाहिए। ये आप अगर आंसर्स में लिखते हैं तो इससे आपके आंसर्स की वैल्यू ज़्यादा बढ़ती है और इससे आपके जो मार्क्स हैं, मार्क्स भी इंक्रीज़ होते हैं। तो अब यहाँ पे बात होती है एक और स्पेशल लीव पिटीशन के बारे में। स्पेशल लीव पिटीशन के बारे में हम लोग एक बार देख लेते हैं। ऐसी ये वाला जो आपकी चीज़ है, ये आपका प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो स्पेशल लीव पिटीशन जो है ये सुप्रीम कोर्ट में फाइल होती है, आपके आर्टिकल 136 के अंडर आती है। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन में, इसके संविधान में इसके बारे में डायरेक्टली बोल रखा है। तो आर्टिकल 136 ये कहता है कि अगर किसी को अपील करनी है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में, वो भी डायरेक्टली फ्रॉम एनी ऑर्डर, एनी डिसीजन, एनी डिक्री बाय एनी कोर्ट और ट्रिब्यूनल। तो मान लीजिए आपका कोई डिसीजन दिया गया, जजमेंट दिया गया आपका सेशंस कोर्ट में, सेशंस कोर्ट में आपका कोई जजमेंट दिया एंड आपको अपील फाइल करनी है। अपील जनरली कैसे जाती है, इसके बाद आपके और हायर कोर्ट में जाती है, उसके बाद आपके हाई कोर्ट में जाती है, उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट में जाती है। लेकिन स्पेशल लीव पिटीशन में सीधे अपील जो है, स्पेशल लीव पिटीशन में सीधे के सीधे आपके सुप्रीम कोर्ट में जाती है एंड ये वो आपके बहुत स्पेशल केसेस में होता है। In case of SLP, the Supreme Court has to first decide at its discretion whether it should grant or deny the request for special leave। ये आपको ध्यान में रखना है क्या कॉन्सेप्ट होता है। उसके बाद आता है CBAM will kill manufacturing in EU, India to levy carbon tax। तो सबसे पहले मैं इसकी रेलेवेंस समझा दूँ। सबसे पहले तो आपका जो प्रीलिम्स है उसमें देखिए यहाँ पे CBAM एक शॉर्ट फॉर्म है, एक्रोनिम है और एक कीवर्ड है। तो कीवर्ड्स के लिए के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रीलिम्स में इन्वायरमेंट के कीवर्ड्स बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, जैसे वोल्बाकिया मेथड हो गया, ठीक है, जैसे ग्रीन वॉशिंग हो गई, वैसे ही जैसे CBAM हो गया। तो ये सब क्या है क्या नहीं है, इस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये आर्टिकल जानना ज़रूरी है। और आपका जो मेंस है ये आपका GS3 के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले तो ये आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो गया, आपका एनर्जी हो गया, रिन्यूएबल एनर्जी हो गया एंड ये आपका एनवायरनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे आपके
क्लाइमेट चेंज एंड कार्बन फाइनेंस मैकेनिज्म के बारे में यहाँ पे बात होती है। तो अभी हम आगे देखेंगे कि ये जो CBAM है ये क्या है, ठीक है। तो ये बोला कि CBAM असल में क्या है, सबसे पहले हम देख लेते हैं। इज़ अ पार्ट ऑफ फिट फॉर 55 इन 2030 पैकेज। तो ये एक कीवर्ड है, आप ध्यान में रखिएगा। ये एक पैकेज है, पूरा एक डिसीजन है, ये उसके अंडर में आता है कि जैसे ये आपका फिट फॉर 55 है तो उसी के अंडर आपका आता है CBAM, ठीक है। और ये है किसका, ये आपका यूरोपियन यूनियन का प्लान है, ठीक है। यूरोपियन यूनियन की स्कीम है। प्लान्स टू रिड्यूस द ग्रीन हाउस गैस एमिशन बाय एटलीस्ट 50% बाय 2030 कंपेयर टू 19th। तो बेसिकली यूरोपियन यूनियन ने कहा कि देखिए हम अपना कार्बन एमिशन कम करेंगे, हम अपना 2030 तक 55% कार्बन एमिशन कम करेंगे। रेफरेंस क्या था, 1990 का। और इसको करने के लिए हम CBAM का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। हम काफ़ी सारा सामान जो है इंपोर्ट करते हैं, एंड जो सामान जो आपका गुड है, जो आपके गुड्स हैं, जिस गुड में जितना ज़्यादा कार्बन एमिट हुआ है हम उतना ज़्यादा उस पर टैक्स लगाएंगे, ठीक है। इज़ अ पॉलिसी टूल एम्ड एट रिड्यूसिंग कार्बन एमिशन बाय इंश्योरिंग इम्पोर्टेड गुड्स आर सब्जेक्ट टू द सेम कार्बन कॉस्ट एज प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस्ड विद इन EU। तो देखिए हो क्या रहा है कि यूरोपियन यूनियन क्या करता है, मान लीजिए एक स्टील है, ठीक है। तो स्टील के एमिशन में मान लीजिए 2 टन कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है स्टील बनने में। तो यूरोपियन यूनियन क्या करता है, इस पे टैक्स लगाता है, ठीक है। आपने यूरोपियन यूनियन कहता है कि देखिए 2 टन के हिसाब से आपका इतना XYZ टैक्स लगेगा। अब यूरोपियन यूनियन क्या कहता है कि देखिए जो हमारे कंट्री के अंदर बन रहा है, अब हम जो इंपोर्ट कर रहे हैं उसमें भी मान लीजिए स्टील अब इंपोर्ट कर रहा है यूरोपियन यूनियन, अब इसमें भी कहीं ना कहीं कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होगा। तो इसमें कितना कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ हुआ है उसके ऊपर भी एडिशनल टैक्स अब हम लगाएंगे, अपने इंपोर्ट पे भी और टैक्स लगाएंगे, कार्बन टैक्स। ये कार्बन टैक्स ही आपका CBAM है कि कौन कौन सा सामान यूरोपियन यूनियन के अंदर आ रहा है, उस पर मैन्युफैक्चर में कितना ज़्यादा आपका कार्बन एमिट हो रहा है, इंपोर्ट कॉस्ट के ऊपर हम इसके ऊपर और चार्ज लगाएंगे, ठीक है। तो बेसिकली ये है ताकि एक टाइप से लोग जब देखें कि कार्बन डाइऑक्साइड के ऊपर फाइन लगाया जा रहा है तो लोग कार्बन डाइऑक्साइड कम रिलीज़ करें। अब इसको लागू होने के बारे में देखते हैं। इट इज़ इम्प्लीमेंटेड बाय रिक्वायरिंग इम्पोर्टर्स टू डिक्लेयर द क्वांटिटी ऑफ गुड्स इंपोर्टेड इनटू यूरोपियन यूनियन एंड देयर एम्बेडेड ग्रीन हाउस गैस एमिशन ऑन एनुअल बेसिस। तो हर साल जो भी लोग इंपोर्ट कर रहे हैं सामान, उनको बताना पड़ेगा कि वो लोग कितना सामान इंपोर्ट कर रहे हैं एंड उनका जो इंपोर्टेड सामान है उसके मैन्युफैक्चरिंग में कितनी ज़्यादा ग्रीन हाउस गैसेस खर्च हो रही हैं। To offset these emissions, importers will need to surrender a corresponding number of CBAM certificates, the price of which will be based on the weekly average auction of the EU emission trading system allowance in per ton of CO2 emitted, यूरोस पर टन ऑफ CO2 emitted। तो उसी के बेसिस पे एक रेट फिक्स किया जाएगा, उन्हें सर्टिफिकेट्स दिए जाएंगे। अगर ज़्यादा वो लोग कार्बन एमिट वाले गुड्स को खरीद रहे हैं तो उन्हें पेमेंट करना पड़ेगा, नहीं कर रहे हैं तो उन्हें सर्टिफिकेट्स मिलेंगे। ये है पूरा कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे इसी आर्टिकल के बारे में बात हो रही है कि मान लीजिए इंडिया में कोई स्टील बन रहा है, ठीक है। अब वो यूरोपियन यूनियन में एक्सपोर्ट हो रहा है, यूरोपियन यूनियन इंडियन स्टील को इंपोर्ट कर रहा है। अब क्या है, यूरोपियन यूनियन उस पर और ज़्यादा टैक्स बढ़ाएगा, किस नाम पे, कार्बन डाइऑक्साइड के CBAM टैक्स के। तो कहीं ना कहीं जो इंडिया का सामान जो जा रहा है उस पर ज़्यादा टैक्स लगेगा वहाँ पे, तो लोग जो है इंडिया का माल कम खरीदेंगे, ठीक है। तो इससे जो मैन्युफैक्चरिंग है कहीं ना कहीं इससे ट्रेड बैरियर्स जो होते हैं, ट्रेड बैरियर बढ़ जाते हैं, ठीक है। प्रतिरोध लग जाता है ट्रेड में अगर ऐसे अलग अलग तरीके के टैक्स लगें। ये बताया है कि अगर ये 2026 तक नहीं आता है तो कहीं ना कहीं इंडिया खुद भी अपना कार्बन टैक्स लगाएगा यूरोपियन यूनियन के ऊपर, ठीक है। यूरोपियन यूनियंस कार्बन CBAM ये स्पेशली स्टील सेक्टर को बहुत अफेक्ट करेगा। एंड इससे ये भी बताया है कि कहीं ना कहीं
यूरोपियन यूनियन की खुद की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज इससे नेगेटिवली अफेक्ट होंगी। ये बारे में बात हो रही है। अब उसके बाद हम इसके बारे में और देखते हैं कि ये जो CBAM है इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। इट इज़ टू इंश्योर द क्लाइमेट ऑब्जेक्टिव्स आर नॉट अंडरमाइंड बाय क्लाइमेट इंटेंसिव इम्पोर्ट इस पर क्लीनर प्रोडक्शन इन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो इसके दो तरीके के इम्पोर्ट ऑब्जेक्टिव हैं। सबसे पहला है कि जो इम्पोर्ट हैं, हम ऐसी चीज़ें ना इंपोर्ट करें जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड बहुत भारी मात्रा में इमिट होता हो, हम उसको कम इंपोर्ट करेंगे। एंड अगर कम इंपोर्ट करेंगे तो एक टाइप से बाकी जगहों पे ऐसा मैसेज जाएगा कि हमें और ज़्यादा जो आपकी इको फ्रेंडली चीज़ों को और मैन्युफैक्चर करना पड़ेगा। तो इससे कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव इफेक्ट आएगा। अब इसकी सिग्निफिकेंस क्या है? इट कैन इनकरेज non-EU कंट्रीज टू अडॉप्ट मोर स्ट्रिंजेंट एनवायरमेंटल रेगुलेशंस विच वुड रिड्यूस ग्लोबल एमिशन। तो मान लीजिए यूरोपियन यूनियन है, ठीक है, इंडिया से इंपोर्ट कर रहा है, कि मान लीजिए इंडिया जो है यूरोपियन यूनियन को स्टील इंपोर्ट कर रहा है, ठीक है। अब यूरोपियन यूनियन जब ये बोलेगा कि देखिए आप बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड खर्च कर रहे हैं स्टील को बनाने में, इसलिए हम इस पर टैक्स लगाएंगे, ठीक है, तो इससे इंडिया के इंपोर्ट की कॉस्ट बढ़ जाएगी, इंडिया के इंपोर्ट्स कम हो जाएंगे। अब इंडिया क्या करेगा? अपना इंपोर्ट का लेवल ऊपर रखने के लिए और ज़्यादा इको फ्रेंडली तरीके यूज़ करने लगेगा, कि जैसे सोलर या फिर विंड एनर्जी को यूज़ करने लगे, या फिर कोल की यूज़ कम करने लगे, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड कम हो गया। तो कहीं ना कहीं इंडिया में कार्बन डाइऑक्साइड इससे कम हो रहा है, और उल्टा यूरोपियन यूनियन में जो इंपोर्ट्स हैं वो उनका लेवल भी ऊपर बना रहेगा। तो इससे फ़ायदा क्या हो रहा है? कहीं ना कहीं जो इंडिया बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड इमिट करता था वो अब मैन्युफैक्चरिंग में कम करेगा, तो बाकी कंट्रीज़ पे भी इसका फ़र्क पड़ेगा। इट कैन प्रिवेंट कार्बन लीकेज बाय डिस्करेजिंग कंट्रीज फ्रॉम रिलोकेटिंग टू कंट्रीज विद वीकर इन्वायरमेंटल रेगुलेशंस। तो मान लीजिए यूरोपियन यूनियन में एक कंपनी काम करती है, वहाँ पे अब बोला गया कि देखो कोई भी 2 टन कार्बन रिलीज़ करेगा उसको 1,000 रुपये एक्स्ट्रा टैक्स देना पड़ेगा। तो मान लीजिए एक कंपनी छोड़ के चली गई दूसरी कंट्री में X में, क्योंकि यहाँ पे ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। लेकिन अब क्या होगा? अब यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग सेटअप कर लिया, लेकिन वापस अगर यूरोपियन यूनियन में अपना सामान, सस्ता सामान बेचना चाहेगी, अब यहाँ पे फिर इस पे भी टैक्स लगेगा, तो लोग अब बच नहीं पाएंगे कार्बन डाइऑक्साइड के रिलीज से, ठीक है। द रेवेन्यू जनरेटेड फ्रॉम द CBM विल बी यूज्ड टू सपोर्ट यूरोपियन यूनियन क्लाइमेट पॉलिसीज लर्न बाय अदर कंट्रीज टू सपोर्ट ग्रीन एनर्जी। और इससे जो पैसा जनरेट होगा इस टैक्स से, इससे और ज़्यादा ग्रीन टेक्नोलॉजीज़ को बढ़ावा दिया जाएगा। अब इसका इंडिया पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? सबसे पहले इंडिया के एक्सपोर्ट की बात करते हैं। ये आपका मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से एनालिसिस है, ये आप ध्यान से देखिएगा। इट विल हैव एन एडवर्स इम्पैक्ट ऑन इंडियाज एक्सपोर्ट ऑफ मेटल सच एज आयरन, स्टील, एल्यूमिनियम प्रोडक्ट्स बिकॉज दीज विल फेस एक्स्ट्रा स्क्रूटनी इन द मैकेनिज्म। तो सबसे पहला जो इंडिया के मेटलर्जिकल इंडस्ट्रीज हैं उन पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। इंडियाज मेजर एक्सपोर्ट टू यूरोप सच एज आयरन और एंड स्टील फेस अ सिग्निफिकेंट थ्रेट ड्यू टू द कार्बन लेवाइज रेंजिंग फ्रॉम इतना। तो जो इंडिया में यूरोपियन यूनियन है जो इंडिया से काफ़ी ज़्यादा आयरन और स्टील को इम्पोर्ट करता है। अब क्या होगा? आयरन और स्टील के इम्पोर्ट में टैक्स ज़्यादा लगने लगेगा एंड ये इंडिया की इंडस्ट्रीज़ को नेगेटिवली इम्पैक्ट करने लगेगा। And carbon intensity and higher tariffs. The carbon intensity of Indian products is significantly higher than that of the European Union and many other countries because coal dominates the overall energy consumption. तो देखिए इंडिया जो है मेनली कोल पे डिपेंडेंट है। हाँ, इंडिया का ओवरऑल एमिशन देखा जाए तो वो बाकी कंट्रीज़ के मुकाबले बहुत कम है, लेकिन इंडिया का जो एमिशन इंटेंसिटी है वो बाकियों से ज़्यादा है। तो इसलिए इंडिया के लिए नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। Proportion of coal-fired power plant in India is close to 75%, which is much higher than the European. तो देखिए यूरोपियन यूनियन है वो एक रिच कंट्रीज से बना हुआ है, उनके पास सारे अवेलेबल फाइनेंसेस हैं, रिसोर्स हैं। वो लोग तो कोल को हटा दे रहे हैं, उसकी जगह रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी को रिप्लेस कर रहे हैं। लेकिन इंडिया में कोल से 75% तक चीज़ें चल रही हैं, एनर्जी प्रोड्यूस हो रही, तो इसलिए इनको इंडिया के लिए डेट्रीमेंटल है। ये वाला जो डेटा है
ये अलग अलग डेटा, ये वाला जैसे डेटा हो गया आपका, ये वाला डेटा होगा, ये आप ध्यान में रखिएगा। ये आप अपने मेंस में डायरेक्टली ऐसे ही लिख सकते हैं। Therefore, direct and indirect emission from iron and steel and aluminium are major concern, ठीक है। एंड हायर कार्बन टैरिफ विल बी पेड टू द यूरोपियन यूनियन। उसके बाद एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस पे इशू है। इट विल इनिशियली अफेक्ट न्यू फ्यू सेक्टर्स बट may expand to other sectors in the future such as refined petroleum, organic chemicals, pharma, textile, ठीक है। तो ये अभी कोल हो गया, आयरन एंड स्टील हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, इन सेक्टर्स में तो अभी इम्पैक्ट करेगा, लेकिन आगे चल के ये बाकी सेक्टर्स में भी इसका नेगेटिव इम्पैक्ट जो है, कॉम्पिटिटिवनेस जो है वो कम हो जाएगी, क्योंकि इंडिया के प्रोडक्ट्स और महंगे होने लगेंगे तो लोग कम खरीदेंगे। Since India has no domestic carbon pricing scheme in place, this poses a greater risk to export competitiveness. ये हो गया आपका अगला पॉइंट। उसके बाद आपका आता है कि भाई एंथनी ब्लिंकन, लॉयड ऑस्टिन टू विजिट न्यू दिल्ली नेक्स्ट वीक फॉर 2+2 डायलॉग। तो देखिए यहाँ पे 2+2 डायलॉग के बारे में बात हो रही है। अगर मैं आपको ब्रीफ में समझाना चाहूँ तो जो आपके कोई भी कंट्री है, दो कंट्रीज़ हैं, मान लीजिए कंट्री 1 है और ये कंट्री 2 है, तो इन दोनों कंट्रीज़ के आपके फॉरेन मिनिस्टर, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर, ठीक है, और इस वाली कंट्री के भी फॉरेन मिनिस्टर और आपका डिफेंस मिनिस्टर है। इन दोनों के बीच में जो मीटिंग होती है उसको हम कहते हैं 2+2 डायलॉग। तो बेसिकली इसके बारे में हम आगे और देखेंगे। कहना ये चाह रहे हैं कि अभी न्यू दिल्ली में इस तरीके का 5th 2+2 डायलॉग होने जा रहा है, और किसके बीच में? इंडिया और यूएसए के बीच में। ये पूरी न्यूज़ है। एंड यहाँ पे बात हो रही है कि क्या क्या इश्यूज़ यहाँ पे डिस्कस किए जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कौन कौन से इश्यूज़ के बारे में बात हो रही है, यहाँ पे कौन कौन से इश्यूज़ हैं, जैसे इजराइल हमास वाला पहला इशू हो गया, यूक्रेन रशिया वाला इशू यहाँ पे डिस्कस होगा, ठीक है। आपका जो इंटरनेशनल बॉडीज़ हैं जैसे IMF हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, उसके बारे में डिस्कशन होगा, ठीक है, उसके बारे में डिस्कशन होगा। उसके बाद जो आपका अभी इंडिया की जो प्रेसिडेंसी चल रही है G20 की, अब इस साल के अंत तक वो ख़त्म हो जाएगी, तो उसके बारे में यहाँ पे डिस्कशन होगा, ठीक है। उसके बाद जो कनाडा में जो इशू चल रहा है, इंडिया और कनाडा का डिप्लोमेटिक इशू चल रहा है, अपने एम्बेसडर्स को वापस बुलाया जा रहा है। कनाडा का आरोप है कि इंडिया हत्या करवा रहा है हमारे देश के अंदर हमारे नागरिकों की, वो वाला इशू है, खालिस्तानी वाला इशू है। एंड देन उसके बाद जैसे चाइना के ऊपर इशू होगा और एशियन और साउथ चाइना सी के ऊपर इशू होगा। अभी जो मालदीव्स में रिसेंटली प्रेसिडेंट आए हैं मोहम्मद मुइज़ू, उनका जो एटीट्यूड है इंडिया को बाहर निकालने का, उसके बारे में डिस्कशन होगा। जो इंडो बांग्लादेश रिलेशंस चल रहे हैं उसके बारे में डिस्कशन होगा, ठीक है। एंड उसके बाद जो अभी रिसेंटली इंडिया यूएस इंडिया डिफेंस इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन जो है उसके बारे में डिस्कशन होगा। और जो इंडिया यूएसए के बीच में सिक्योरिटी ऑफ सप्लाई अरेंजमेंट एंड रेसिप्रोकल डिफेंस प्रोक्योरमेंट एग्रीमेंट है उसके बारे में होगा, और जो आपके डिफेंस कोऑपरेशन होते हैं वो। एंड लास्टली आपके और भी टॉपिक्स हो गए जैसे डेमोक्रेसी, ह्यूमन राइट्स, क्लीन एनर्जी, काउंटर टेररिज्म, स्पेस, सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री, और जो माइनॉरिटीज़ का ट्रीटमेंट है इंडिया में, इन सब की चीज़ों के बारे में काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन होगा। पॉलिसीज़ को डिस्कस किया जाएगा और बायलैटरल रिलेशंस डिस्कस किए जाएंगे। तो अब देख लेते हैं कि 2+2 डायलॉग असल में क्या है। इट इज़ अ हाईएस्ट लेवल इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म बिटवीन टू कंट्रीज़। तो एक टाइप से एक मैकेनिज्म है आपके दो कंट्रीज़ के कम्युनिकेशन का, ठीक है। और ये हाईएस्ट लेवल ऑफ द कम्युनिकेशन होता है दो कंट्रीज़ के बीच में 2+2 डायलॉग, ठीक है। इट इज़ अ फॉर्मेट ऑफ डायलॉग वेयर अ डिफेंस फॉरेन मिनिस्टर और सेक्रेटरीज मीट विद देयर काउंटर पार्ट। तो एक कंट्री के डिफेंस मिनिस्टर दूसरे कंट्री के डिफेंस मिनिस्टर से जाके डिस्कस करता है कि क्या दोनों के संबंध होने चाहिए, कहाँ कोऑपरेशन होने चाहिए, कहाँ इश्यूज़ है और क्या संबंध फॉरेन सोल्यूशन हो सकते हैं। यही काम दो कंट्रीज़ के डिफेंस मिनिस्टर आपस में बात करते हैं। अब ये देखिए, ये वाला पॉइंट आपका प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इंडिया किन कंट्रीज़ के साथ 2+2 डायलॉग करता है?
यूएसए के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ, जापान के साथ और रशिया के साथ। इंडिया, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया और जापान ये सारे क्वाड के ग्रुप में भी आते हैं, तो ध्यान में रखिएगा। और उसके अलावा रशिया, तो ये आप ध्यान में रखिएगा कि 4 कंट्रीज़ हैं, एक तो क्वाड वाली कंट्रीज़ हैं और दूसरा रशिया है। अब देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट एडिटोरियल आए हैं न्यूज़ में। तो सबसे पहला आया है आपका बायोस्फीयर से रिलेटेड, ठीक है, बायोस्फीयर्स आर इवॉल्विंग पॉकेट्स ऑफ होप। तो सबसे पहले मैं इस आर्टिकल की रेलेवेंस समझा दूं। ये आर्टिकल आपका प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि प्रीलिम्स में अक्सर आपके अलग अलग जो बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं उनके बारे में पूछा जा चुका है। उनका जोग्राफिकल हो गया, आपका स्पीसीज़ वहाँ पे कौन सी पाई जाती हैं, ठीक है, और वहाँ की लोकेशन, वहाँ का फ्लोरा एंड फौना, इन सब चीज़ों के बारे में बायोस्फीयर रिजर्व जो हैं इंडिया में अलग अलग काफ़ी सवाल हैं। एंड अगर मेंस की बात करें तो मेंस में ये आपका GS1 और GS3 का इन्वायरमेंट जो सेक्शन है उसमें काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो अब देखते हैं यहाँ पे इस आर्टिकल में अभी बेसिकली क्या बात हो रही है। इस आर्टिकल में ये बोला जा रहा है कि अभी 3 नवंबर को, ये जो आपका 3 नवंबर है, यहाँ पे वर्ल्ड बायोस्फीयर डे होता है 3 नवंबर में। वैसे ये आप इन्फॉर्मेशन ध्यान में रख लीजिएगा, ये आपके प्रीलिम्स के लिए काफ़ी ज़रूरी है। एंड ये आपके जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के जो क्वेश्चंस होते हैं ये इस तरीके से आते हैं, उनमें पूछा जाता है कि वर्ल्ड बायोस्फीयर डे कब मनाया जाता है, तो नवंबर 3। तो यहाँ पे बात हो रही है, सबसे पहले तो शुरुआत करते हैं एक एग्जाम्पल से। कौन से एग्जाम्पल से? कंट्री है, कंट्री का नाम क्या है? साओ टोम एंड प्रिंसेस। कंट्री सबसे पहली बात कहाँ पड़ती है हम देख लेते हैं यहाँ के एग्जाम्पल के बारे में। ये कंट्री पड़ती है सबसे पहली बात तो अफ्रीका में, अफ्रीका कॉन्टिनेंट के अंडर आती है और ये अटलांटिक ओशन में पड़ती है। तो ये हो गया आपका अफ्रीका का कोस्ट, एंड ये हो गई आपकी अलग अलग कंट्रीज़ हो गई। एंड जो आपका साओ टोम है, ये आप जो स्टार देख रहे हैं ये वाली कंट्री है साओ टोम। तो ये ध्यान में रखिएगा साओ टोम कहाँ पड़ता है। ये आपका ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से और आपका मैपिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब थोड़ा और इसको करीब से देख लेते हैं कि ये जो छोटा सा द्वीप है देख रहे हैं आप, ये साओ टोम है। इसके बगल में पड़ता है इक्वेटोरियल गिनिया, इसके साउथ ईस्ट में पड़ता है गैबोन, इसके नॉर्थ ईस्ट में पड़ता है आपका कैमरून, नॉर्थ में पड़ता है नाइजीरिया। और देखिए यहाँ पे 2 आइलैंड हैं छोटे छोटे, नीचे वाले का नाम है साओ टोम, ठीक है, ऊपर वाले का नाम है प्रिंसिप, ठीक है। और ये कहाँ पड़ता है? गल्फ ऑफ गिनिया में पड़ता है। ये पूरा जो एरिया है ये आपका गल्फ ऑफ गिनिया है और ये आपके कंट्री का फ्लैग है। तो बेसिकली यहाँ पे क्या बात करी गई है, साओ टोम एंड प्रिंसिप जो जगह है यहाँ पे एक बायोस्फीयर रिजर्व है। वैसे अभी क्या है ये भी आगे हम देखेंगे। यहाँ पे क्या करा जा रहा है, लोगों ने अब प्लास्टिक वाली जो बॉटल्स होती हैं, सिंगल यूज़ प्लास्टिक की बॉटल्स होती हैं, उन्हें छोड़ दिया है पीछे। अब यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे लोग स्टेनलेस बॉटल, क्योंकि जो प्लास्टिक से रिलेटेड पॉल्यूशन हो रहा है, प्लास्टिक जलने की वजह से पॉल्यूशन हो रहा है, मरीन पॉल्यूशन हो रहा है, उसको टैकल करने के लिए अब अफ्रीकन कंट्रीज़ भी ऐसे इनोवेटिव तरीके यूज़ कर रहे हैं, सस्टेनेबल तरीके यूज़ कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये आर्टिकल डिस्कस करता है कि बायोस्फीयर जो हैं उनमें ऐसे ही तरीके के सॉल्यूशंस की ज़रूरत है। आगे के समय में जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, बायोस्फीयर रिजर्व्स ही आगे के समय की हमारी उम्मीदें हैं कि क्लाइमेट चेंज से हम लड़ें। तो बायोस्फीयर सबसे पहली बात तो होता क्या है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है? बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करना, पॉल्यूशन कम करना, क्लाइमेट रेजिलियंस बढ़ाना। एंड बेसिकली ये एक टाइप से इकोसिस्टम अप्रोच है। इसमें हम सिर्फ एक जगह को कंसिडर नहीं करते हैं, उस जगह से संबंधित जितने भी और एस्पेक्ट्स हैं उन सबको कंसिडर करते हैं, जैसे वहाँ का लैंड, कोस्टल और मरीन इकोसिस्टम, तीनों को हम साथ में लेके कंजर्वेशन करते हैं, ठीक है। आज जो वर्ल्ड बायोस्फीयर डे होता है, एक टाइप से हम यहाँ पे जागरूकता बढ़ाने की कोशिश करते हैं और सस्टेनेबल यूज़ को प्रमोट करते हैं।
अब देखते हैं कि इस आर्टिकल में क्या क्या बताया है कि और सस्टेनेबल अच्छी गुड प्रैक्टिसेस के बारे में, कि जैसे सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व हैं, वहाँ पे जो लोकल कम्युनिटीज़ हैं, वहाँ के जो लोकल गांव हैं, लोकल पंचायत्स हैं, जो वहाँ के मैंग्रोव फॉरेस्ट हैं, उनको मैनेज करने में मदद कर रहा है। जो गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व है, इन दोनों के हम अभी लोकेशंस देखेंगे मैप में। यहाँ पे जो वुमेन हैं उन्होंने एसएचजी बना लिया है, और जो यहाँ का यूथ है वो इको टूरिज्म में इन्वॉल्व हो गया है, ठीक है। एंड ये इस पूरे इकोसिस्टम को, बायोस्फीयर को मैनेज करने में इनका बहुत बड़ा रोल हो रहा है। और जो अभी फॉर मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व है, इसने एक अवार्ड भी जीता है, क्या, यूनेस्को का माइकल बेटिस अवार्ड फॉर बायोस्फीयर मैनेजमेंट। ये आप ध्यान में रखिएगा प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि यूनेस्को ये वाला अवार्ड जो है, माइकल बेटिस अवार्ड, कौन लाया है, ये यूनेस्को के द्वारा है। किस पर्पस के लिए है, बायोस्फीयर मैनेजमेंट के लिए, और जीता किसने है, आपका गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है। यहाँ पे एक यूनिक कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट ऑफ प्लास्टिक चेक पॉइंट। ये आप एक टाइप से केस स्टडी के तौर पे भी आप यूज़ कर सकते हैं, कि यहाँ पे होता क्या है कि जो कम्युनिटी के जो मेंबर हैं, जो गांव के लोग होते हैं, इन्होंने अलग अलग चेक पॉइंट इस्टेब्लिश कर लिए हैं, कि जितने भी टूरिस्ट आ रहे हैं वो लोग कितना सारा प्लास्टिक का कचरा एक टाइप से ला रहे हैं, उसके ऊपर चेक करना है, उसको कम करना है। एक टाइप से देखेंगे कि टूरिस्ट जो है कितना ज़्यादा प्लास्टिक ला रहे हैं, एंड उसको कलेक्ट करेंगे, उसको रिसाइकिल करेंगे, और जो वहाँ पे सड़कें बन रही हैं उसमें उनका उपयोग करेंगे। अब देखते हैं हम बायोस्फीयर रिजर्व की थ्योरी के बारे में। ध्यान में रखिए, ये आपका पर्टिकुलरली प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से ये पूरा पार्ट इम्पॉर्टेंट है। तो बायोस्फीयर रिजर्व क्या है, तो सबसे पहले बायोस्फीयर रिजर्व इंटरनेशनल डेजिग्नेशन है, किसके द्वारा, यूनेस्को द्वारा। ध्यान में रखिएगा, यूनाइटेड नेशन के यूनेस्को जो बॉडी है, एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, उसके अंडर में आता है। फॉर रिप्रेजेंटेटिव पार्ट्स ऑफ नेचुरल एंड कल्चरल लैंडस्केप एक्सटेंडिंग ओवर लार्ज एरिया ऑफ टेरेस्ट्रियल। तो देखिए काफ़ी सारे इकोसिस्टम होते हैं, ठीक है, और यहाँ इकोसिस्टम में आपके कुछ नेचुरल एस्पेक्ट होते हैं, जैसे फॉरेस्ट हो गए, एनिमल्स हो गया, ब्यूटी हो गई, सीनरी हो गई, या फिर कोई ऐसा यूनिक सा इकोसिस्टम, इकोटोन हो गया। एंड यहाँ पे कल्चरल एस्पेक्ट भी होते हैं, कि वहाँ पे देखिए कुछ लोकल लोग रह रहे होंगे, ट्राइब्स रह रही होंगी, गांव वाले लोग रह रहे होंगे, जो नेचुरल लैंडस्केप और अपने कल्चर को हार्मनी में रख के चलते होंगे। तो ये जो पूरा एक कॉम्बिनेशन है, दोनों का यूनिक कॉम्बिनेशन है, जहाँ पे दोनों एक दूसरे के साथ कोएग्जिस्ट करते हैं, इसको हम बायोस्फीयर रिजर्व कहते हैं। और जब ये बहुत लंबे बड़े एरिया के लिए एग्जिस्ट करता है, तब वहाँ पे इसका प्रोटेक्शन होता है। एंड ये आपका टेरेस्ट्रियल भी, ज़मीन पे भी हो सकता है, लैंड कम्युनिटीज़ भी होती हैं, आपकी कोस्टल कम्युनिटीज़ होती हैं, ठीक है। तो एक होलिस्टिक कॉन्सेप्ट है ये। ट्राइज टू बैलेंस इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ एसोसिएटेड कल्चरल वैल्यूज अलॉन्ग विद प्रिजर्वेशन ऑफ नेचर। तो यहाँ पे सिर्फ हम नेचर का प्रोटेक्शन नहीं करते हैं, जो लोगों का वहाँ नेचर से संबंधित जो कल्चर है, कैसे लोग साथ में रहते हैं नेचर के, उसको हम प्रिजर्व करना चाहते हैं। तो एक टाइप से होलिस्टिक अप्रोच आर द स्पेशल एनवायरनमेंट फॉर बोथ पीपल एंड नेचर एंड अ लिविंग एग्जाम्पल ऑफ हाउ ह्यूमन बींग्स एंड नेचर कैन को एग्जिस्ट। तो बेसिकली कहने का मतलब यह है कि देखिए बहुत यूनिक सा इकोसिस्टम है, जहाँ पे लोग और नेचर दोनों साथ में रह रहे हैं। आजकल क्या हो रहा है, जो इंसान है वो नेचर को एक्सप्लॉइट कर रहा है। तो एक टाइप से यहाँ पे एक तरफ एक्सप्लॉइट कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ बायोस्फीयर में कोएग्जिस्ट कर रहा है। तो हमें इसे बचा के रखना है, और कहीं ना कहीं ये वाला मॉडल है, ये बाकी जगहों पे एक्सपैंड करना है, लोगों को बताना है, लोगों को सिखाना है कि ऐसे भी हो सकता है। तो अब बायोस्फीयर का क्राइटेरिया क्या है, किसी भी जगह को बायोस्फीयर रिजर्व घोषित करने का क्या क्राइटेरिया है। मस्ट कंटेन अ प्रोटेक्टेड और मिनिमली डिस्टर्ब्ड कोर एरिया। कोर एरिया क्या है अभी हम आगे देखेंगे। वैल्यू ऑफ नेचर कंजर्वेशन, कोर एरिया मस्ट बी अ बायोजोग्राफिकल यूनिट एंड शुड बी लार्ज इनफ टू सस्टेन अ वायबल पॉपुलेशन। उसके बाद है इन्वॉल्वमेंट ऑफ द लोकल कम्युनिटी, जिसके बारे में हम बात कर चुके हैं। यूज ऑफ देयर नॉलेज इन बायोडाइवर्सिटी प्रिजर्वेशन। एरियाज पोटेंशियल फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ ट्रेडिशनल ट्राइबल एंड रूरल मोड ऑफ लिविंग एंड हार्मोनियस यूज ऑफ एनवायरनमेंट। तो किसी भी बायोस्फीयर रिजर्व में जहाँ ये क्राइटेरिया सब फुलफिल होते हैं, उसे हम घोषित करते हैं कि ये जगह बायोस्फीयर रिजर्व है। अब देखते हैं हम कि जैसे ये पूरा एरिया जो है बायोस्फीयर रिजर्व है, तो
उसके अलग अलग हिस्से होते हैं। तो सबसे अंदर वाला ये वाला हिस्सा जो होता है इसे कहते हैं कोर एरिया। उसके बाहर वाला जो ये वाला हिस्सा होता है इसे हम कहते हैं बफर जोन। और जो सबसे बाहर वाला जो आउटर एरिया है ये होता है आपका ट्रांजिशन जोन। तो जो आपका कोर एरिया है, सबसे पहले कोर एरिया के बारे में बात करते हैं। कोर एरिया जो है सबसे ज़्यादा सुरक्षित एरिया होता है वाइल्ड लाइफ किसी भी बायोस्फीयर रिजर्व का। सबसे ज़्यादा वहाँ पे स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग होती है वहाँ पे, ठीक है। एंड यहाँ पे क्या ओरिजिनल प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं कि जो बहुत दुर्लभ प्रकार के जानवर या फिर पेड़ पौधे हों, सबसे ज़्यादा प्रोटेक्ट किया जाता है यहाँ पे नेचर को, जो सबसे कोर एरिया होता है। कंजर्व द वाइल्ड रिलेटिव्स ऑफ इकोनॉमिक स्पीसीज रिप्रेजेंट जेनेटिक रिजर्वोयर हैविंग एक्सेप्शनल साइंटिफिक इंटरेस्ट। तो यहाँ पे जो जेनेटिक डाइवर्सिटी होती है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट होता है, यहाँ पे जो आपकी इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट स्पीसीज होती हैं उनको प्रिजर्व किया जाता है। और जो कोर एरिया होता है वो जनरली आपका कोई ना कोई नेशनल पार्क हो गया, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होता है, जो आपके वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर लाया जाता है। एंड यहाँ पे कोर एरिया में इंसानों का इंटरफेरेंस नहीं होता है। अब उसके बाद आता है दूसरा बफर जोन। बफर जोन क्या? ये जो आपका बीच का एरिया हो गया, कोर एरिया से बाहर का जो एरिया हो गया वो होता है बफर जोन। बफर जोन क्या होता है? इट सराउंड्स द कोर जोन एंड इट्स एक्टिविटीज आर मैनेज्ड इन दिस एरियाज इन वेज दैट हेल्प इन प्रोटेक्शन ऑफ द कोर जोन। इट इंक्लूड्स रेस्टोरेशन हो गया, लिमिटेड टूरिज्म हो गया, फिशिंग हो गया, ग्रेजिंग हो गया, विच आर परमिटेड टू रिड्यूस इज इफेक्ट्स ऑन कोर जोन। तो जो एक्टिविटीज़ जो हैं कोर जोन में नहीं होती, एक हद तक उन्हें हम बफर जोन में अलाउ करते हैं, ताकि जो वहाँ पे लोग रह रहे हों उनका लाइवलीहुड चलता रहे। कि जैसे वहाँ पे अगर इकोसिस्टम को रिस्टोर करना हो, एफॉरेस्टेशन करना हो, वहाँ पे थोड़ा बहुत टूरिज़्म परमिट करना हो ताकि लोगों की कुछ ना कुछ इनकम बनी रहे, वहाँ पे फिशिंग होती है, वहाँ पे ग्रेजिंग होती है, तो ये यहाँ पे अलाउड होती है। एंड यहाँ पे आपके रिसर्च और एजुकेशनल एक्टिविटीज़ भी होती हैं। अब आता है उसके बाद ट्रांजिशन जोन। तो जो सबसे बाहर वाला जो हिस्सा होता है ये वाला, ये होता है आपका ट्रांजिशन जोन। यहाँ पे कोऑपरेशन होता है, वेयर ह्यूमन वेंचर्स एंड कंजर्वेशन आर डन इन हार्मनी। तो यहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटी भी होती है, आपका जो कंजर्वेशन है वो भी होता है। यहाँ पे आपके लोगों की कॉलोनीज़ होती हैं, यहाँ पे सेटलमेंट होते हैं, यहाँ पे आपका एग्रीकल्चर चलता है, खेती चलती है, यहाँ पे फॉरेस्ट में लंबरिंग चलती है, वो मैनेज तरीके से चलती है, ठीक है। और आपका रिक्रिएशन, जो आपके इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं, यहाँ पे ये चलती हैं। तो देखिए बायोस्फीयर रिजर्व में तीनों चीज़ें हो रही हैं। कोर जोन में हो रहा है आपका प्रोटेक्शन, ठीक है। बफर जोन में आपके जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं उनका हो रहा है एक टाइप से लाइवलीहुड हो रहा है एक बैलेंस तरीके से, ठीक है। और आपका जो ट्रांजिशन जोन है यहाँ पे आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो हैं ये चल रही हैं। तो एक टाइप से होलिस्टिक अप्रोच हो गई। अब उसके बाद देखते हैं कि भाई ये मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम क्या है, ठीक है। तो मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम के बारे में ध्यान में रखिए प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। प्रीलिम्स पे अक्सर सवाल आते हैं कि कब लॉन्च होता है, 1971 में। कौन लॉन्च करता है? यूनेस्को का मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम जो है वो लॉन्च करता है, MAB कहते हैं। एक टाइप से अलग अलग देश जो हैं वो उनका कोऑपरेशन है, साइंटिफिक प्रोग्राम है कि इस्टेब्लिश अ साइंटिफिक बेसिस फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन पीपल एंड एनवायरनमेंट। तो जो बायोस्फीयर का पूरा कॉन्सेप्ट है, अलग अलग सरकारें हैं इस प्रोग्राम के तहत एक साथ आती हैं और डिसाइड करती हैं कि किस तरीके से हमें बायोस्फीयर वाले कॉन्सेप्ट को और आगे बढ़ाना चाहिए। It combines natural and social sciences, economic and education to improve human livelihood, equitable sharing of benefits, improve livelihood, equitable sharing of benefits, safeguard natural and ecosystem, promote innovative approach to economic development that are socially and culturally operate and environmentally sustainable। तो ये हो गया आपका पूरा ऑब्जेक्टिव ऑफ मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम का।
अब देखते हैं इंडिया में कितने सारे बायोस्फीयर हैं। ये भी आप बहुत ध्यान से देख लीजिए, इसे आपको बिल्कुल लर्न करना है। ये आपके प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हैं, या आपके मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, तो इंडिया में टोटल कितने सारे बायोस्फीयर्स हैं ध्यान में रखिए, आपके पूरे 18 बायोस्फीयर्स हैं। तो आपका हिमाचल में आता है जैसे कोल्ड डेजर्ट आता है बायोस्फीयर रिजर्व, आपका हिमाचल में नंदा देवी आता है, गुजरात में गल्फ़ ऑफ कच्छ आता है, ठीक है। उसके बाद गल्फ़ ऑफ मन्नार आता है, यहाँ पे अगस्तमलाई आता है केरला में, केरला और तमिलनाडु के बीच में नीलगिरी आता है। इसके बारे में आप एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। अंडमान निकोबार में ग्रेट निकोबार आता है, आंध्र प्रदेश में शेषचलम आता है, उड़ीसा में सिमलीपाल, वेस्ट बंगाल में सुंदरबन, आपका मध्य प्रदेश में 3 आते हैं, आपका पन्ना आता है, पंचमढ़ी और अचानकमार अमरकंटक होता है। मेघालय में आपका नोकरेक आता है, वेस्ट बंगाल और असम में आपके 2 आते हैं, डिब्रू सैखोवा आता है, मानस आता है। अरुणाचल प्रदेश में आपका देहांग दिबांग आता है और सिक्किम में आपका कंचनजंगा आता है। ये सारे आपको ध्यान में रखने हैं कि इनके नेम, इनके लोकेशन, इनकी सिग्निफिकेंस, ठीक है। ये तीनों चीज़ें आपको बिल्कुल ध्यान में रखनी है इससे रिलेटेड। अब उसके बाद देखते हैं हम क्या क्या क्वेश्चंस होते हैं इम्पॉर्टेंट, जो चीज़ें हमने अभी आज डिस्कस करी हैं, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, मैं चाहूँगा कि आप इस स्लाइड को पॉज करें एंड आप कमेंट में पॉज करके इनका आंसर दें। ये जितने भी क्वेश्चन हैं ये आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, किसके, यूपीएससी के सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम के। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका है गवर्नर का ही, ये 2014 में आए हैं। आप इस क्वेश्चन को पॉज करिए और आंसर करिए। अगला क्वेश्चन है आपका कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी के ऊपर, इसको भी आप पॉज करिए और इसको आंसर करिए कमेंट में। आपका है तीसरा क्वेश्चन, ये भी आपका बायोडाइवर्सिटी पे है, सॉरी क्वेश्चन रिपीट है, यू कैन कैंसिल दिस क्वेश्चन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 आता है, डिस्कस द एसेंशियल कंडीशन फॉर एक्सरसाइज ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ द गवर्नर, डिस्कस द लीगैलिटी ऑफ रीप्रमलगेटिंग ऑफ ऑर्डिनेंसेस बाय द गवर्नर विदाउट प्लेसिंग देम बिफोर लेजिस्लेचर। तो ये आपका यूपीएससी के मेंस का GS2 का क्वेश्चन है, इसको आप कमेंट में आंसर करिए एंड इसका आपको, अगर आप आंसर करते हैं तो उसका एवेल्यूएशन भी मिल जाएगा। सो दैट वॉज ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो। अगर आपको कोई इशू हो, कोई भी डाउट हो या क्वेश्चन हो, आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। टिल देन, थैंक यू।